वर्ल्ड वार टू को शुरू हुए 3 साल हो चुके थे। सारी दुनिया में डर और खौफ फैला हुआ था। ऐसा ही एक मौत का सफ़र ब्रिटिश एम्पायर के जहाज़ के साथ हुआ था। अगर उसमें एक अंग्रेज़ जहाज़ के अमले में से, जिसे जीपी जनरल पर्पस बोला जाता है, वो ना बचता तो ये स्टोरी शायद आज तक पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री बनी होती। मीर टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस हादसे में आखिरी बच जाने वाले शख्स क्वार्टर मास्टर एंगस थे। बरतानिया में रहने वाले इस शख्स क्वार्टर मास्टर एंगस ने अपने साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया कि ये बात एक ऐसे पानी वाले बदनसीब जहाज़ की है जिसमें हम बैठे हुए थे। सिटी ऑफ कायरो उस जहाज़ का नाम होता था। ये जहाज़ 2 अक्टूबर 1942 को जब बम्बई से रवाना हुआ था। जहाज़ के अमले के अलावा 200 पैसेंजर्स भी सवार थे। समंदर पुरसुकून था। जहाज़ आराम से अपनी मंजिल की तरफ चलता जा रहा था। वर्ल्ड वार टू को भी चलते हुए 3 साल हो चुके थे। पूरी दुनिया में डर और खौफ फैला हुआ था। लेकिन जिन समंदरों में ये जहाज़ सिटी ऑफ कायरो सफ़र कर रहा था, देखने में तो जंग के मैदानों और शोर से हज़ारों मील दूर थे, लेकिन दिलों में ये डर भी बना हुआ था कि किस वक्त भी अनहोनी बात हो सकती है। जर्मन सबमरीन पानी के नीचे, यानी जर्मन जंगी आबदोज़ें मेडिटेरेनियन, हिंदी और अटलांटिक ओशंस में कभी कहाँ तो कभी कहाँ घूम रही थीं। इस वजह से जंग के मैदानों से दूर होने के बावजूद भी पैसेंजर्स में ये डर बना हुआ था। जब तक जहाज़ किसी बंदरगाह अंदर नहीं आ जाता था, तब जाके इन पैसेंजर्स में सुकून का सांस आता था। अब जहाज़ अक्टूबर के आखिर में केप ऑफ गुड होप, यानी साउथ अफ्रीका की सिटी केप टाउन के नज़दीक पहुंचा था। जहाज़ जैसे ही बंदरगाह में लंगर अंदाज हुआ तो लोगों में एक खुशी की लहर फैल गई थी। तकरीबन एक हफ्ता केप टाउन शहर में रहने के बाद पैसेंजर्स ने सिटी घूम लिया था। 6 नवंबर की रात 8:30 बजे जहाज़ ने लंगर उठा के हिंदी बड़े समंदर को पीछे छोड़ के अटलांटिक ओशन की तरफ रुख मोड़ा था। सारों के जहनों में एक दफ़ा फिर ये डर और खौफ ने डेरा जमा लिया था। आगे जाने से ये डर और ज़्यादा होने लगा और फिर 5वें दिन आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका डर हर पैसेंजर को 1 महीने से लगा हुआ था। जहाज़ समंदर के नॉर्मल पानी के ऊपर बिना किसी लहरों के तैरता रहा। ना ही पैसेंजर्स को ना ही जहाज़ के अमले को ये पता था कि अगले ही लम्हे इनके साथ क्या होने वाला है। यकदम एक क़यामत खेज धमाका होता है। जहाज़ एक जर्मन सबमरीन यानी आबदोज़ के लगाए गए टारपीडो का शिकार हो जाता है। टारपीडो लगने की वजह से पूरा जहाज़ लरस जाता है। जहाज़ के एक हिस्से के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। अमले के 18 लोगों के साथ 3 पैसेंजर्स भी मौत की वादियों में डूब जाते हैं। नाजरीन, अब इन 4 चीज़ों को समझते हैं। नंबर 4, क्वार्टर मास्टर, यानी जहाज़ का स्टीयरिंग व्हील संभालने वाला होता है। इनकी तादाद 4 होती है। नंबर 3, स्टार बोर्ड, जो जहाज़ के राइट साइड को बोला जाता है। नंबर 2, पोर्ट साइड, जहाज़ के लेफ्ट साइड को बोला जाता है। नंबर 1, स्टीवर्डिस, जो पैसेंजर्स को खाना देने और खातरतवाज़ा हर चीज़ पैसेंजर्स के कहने पर देने वाली लड़कियां होती हैं, जिन्हें होस्टेस भी बोला जाता है। एंगस का कहना है, जहाज़ के कैप्टन राजर ने यकदम कश्तियाँ समंदर में उतारने का हुक्म तो दिया। मैं क्वार्टर मास्टर था। लाइफ बोट नंबर 4 मेरे हवाले थी। उसको समंदर में उतारने के बाद देखा स्टार बोर्ड की तरफ। मेरा दोस्त क्वार्टर मास्टर बोर्ड को अपने कश्ती समंदर में उतारने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। मैं जंप लगा के उसमें बैठ गया। एक रस्सा बीच में अटक रहा था, जिसको खींच के बाहर करने से कश्ती नीचे उतरने लगी। उस कोशिश में था कि कहीं कश्ती जहाज़ की साइड से टकरा कर टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। इतने में सबमरीन ने दूसरा टारपीडो फायर किया, जिसके धमाके से न फ़कत जहाज़ लरस गया बल्कि बोप वाली कश्ती भी पुर्जे पुर्जे होकर फैल गई। मुझे फ़कत छुआ नज़र आया और मैं समंदर में जा गिरा। डूबने से बचने के खातिर पानी में हाथ पैर मारने लगा। सिटी ऑफ कायरो जहाज़ समंदर में डूबने लगा था। मेरे आसपास चीखें करने वाले लोग, जहाज़ और कश्तियों के पार्ट, सामान समंदर की लहरों में डूब रहा था। मेरी लाइफ जैकेट भी ख़राब हो चुकी थी। रात की ऊंधा में मुझे एक काला डब्बा नज़र आया तो मैं उनकी तरफ तैरना शुरू किया। नज़दीक जाके देखा तो लाइफ बूट नंबर 1 थी। दूसरे धमाके की वजह से वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी और उसमें पानी भी भरना शुरू हो चुका था। तब इन डूबने वालों के लिए ये ही एक सहारा बचा था। मैं भी जाके उसमें बैठ गया। कुछ होश हवास बहाल हुए तो चारों तरफ देखा। कश्ती में मोकल पे जाने वाले अंग्रेज़ ऑफिसर और दूसरी जगह लड़ने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौजी और ख़वातीन, बच्चे, कुछ यूरोपीय पैसेंजर्स भी सवार थे। कश्तियाँ
में इतना पानी आ चुका था कि लोगों की कमर तक जा पहुंचा था। एंगस कहता है, मैंने उनको आइडिया दी, जल्दी कश्ती से पानी निकाला जाए। सबसे पहले ख़वातीन और बच्चों ने मेरा हुक्म मानना शुरू किया, फिर मर्द भी काम में लग गए। कश्ती से सारा पानी निकाल लिया था। अब हमारी नज़रें समंदर में डूबते लोगों की तरफ थी। उनको पकड़ पकड़ कर कश्ती में बिठाने लगे। हर तरफ रात की ऊंधाई फैली हुई थी। जितने मिल सके थे उनको खींच के कश्ती में बिठा दिया था। जिन लोगों को हमने बचाया था उनमें जहाज़ का चीफ ऑफिसर सिडनी और क्वार्टर मास्टर बॉब शामिल था। बॉब ज़ख्मी हो चुका था। ये रात जबल जितनी बड़ी थी। समंदर में जोश और लहरें अपनी ओज पे थी। कश्ती भी लरज़ रही थी। खुदा खुदा करके जब सुबह हुआ, समंदर के ऊपर कितनी ही कश्तियाँ रुलते नजर आईं। हमने उनकी तरफ रुख किया। एक कश्ती में जहाज़ का कैप्टन राजर भी सवार था। उसने नज़दीक आइलैंड सेंट हेलेना की तरफ चलने का फैसला किया। हमारी कश्ती की कमांड सिडनी के हवाले थी। चीफ ऑफिसर सिडनी के मुताबिक धमाके की वजह से कश्ती को काफ़ी नुकसान हो चुका था। कश्ती के ओर्स भी टूट चुके थे। बच्चों को दूसरी कश्ती में बदली किया गया था। अब एक लंबे सफ़र के लिए रेडी थे। हमारी कश्ती में 54 लोग सवार थे। 54 लोग सवार थे, 20 यूरोपीय, 31 हिंदुस्तानी, इनमें 3 ख़वातीन भी शामिल थीं। जहाज़ के 2 स्टीवर्डिस यानी होस्टेस मिस टेगराट, मिस एनी, इनके साथ तीसरी कम उम्र बरतानवी लड़की डियाना भी थी। मिस टेगराट क्वार्टर मास्टर बॉब सख्त ज़ख्मी हो चुके थे। कश्ती में एक डॉक्टर भी था। उसको अपनी हालत ठीक नहीं थी जो कोई मरीज़ देख सके। मिस डियाना ने मेरे साथ ज़ख्मियों की काफ़ी मदद की। शायद उसका फ़र्स्ट एड का कोर्स भी किया हुआ था। अब सफ़र का आगाज़ हुआ तो चीफ ऑफिसर सिडनी ने रास्ते की मुश्किलात का बताया। एक दूसरे से निभाने और डिसिप्लिन का वचन लिया। पीने का पानी आधा ज़्यादा हो चुका था। कश्ती में सोराख हुए थे, उसमें से समंदर का पानी निकालना हर शख्स का पहला फ़र्ज हो चुका था। दूसरे दिन दोपहर को खुले समंदर में शार्क मछलियों ने घेर लिया था। हमें पागलों की तरह चारों तरफ से हमला करने के मूड में थी। अब रात हो चुकी थी, मौसम अच्छी थी, लेकिन किस्मत में आराम नहीं था। मेरी ड्यूटी कश्ती के आगे हिस्से में थी। रॉबर्ट मेरे साथ था। उसको इतना तजर्बा नहीं था। वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था। दूसरे दिन हवा तेज़ हो चुकी थी। कश्तियों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। हमारी कश्तियाँ कभी इतना नज़दीक होती थीं कि हम बात भी कर लेते थे, और कभी इतना दूर चली जाती नज़रों से ओझल हो जाते थे। हमारी कश्ती की रफ्तार कुछ ज़्यादा थी। चीफ ऑफिसर ने बोला, हमें सबसे आगे चलना है क्योंकि कश्ती का सोराख हो चुके हैं, इसलिए हमें अपना सफ़र जल्द मुकम्मल करना है। जब हम सेंट हेलेना आइलैंड के किनारे पहुंच गए तो दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। कश्तियां जब एक दूसरे के नज़दीक आईं तो चीफ ऑफिसर ने अपना ये मंसूबा कैप्टन को बताया। उसने हमारी कमज़ोर कश्ती की हालत देखकर उस बात की इजाज़त दे दी, और वो ही एक घड़ी थी जब हम आगे बढ़े तो फिर हमारे साथी हमें ना मिल सके। रात हुई तो हवा तेज़ हो चुकी थी। कश्ती की रफ्तार कंट्रोल करने वाली मशीन भी ख़राब हो चुकी थी। ये रात हमारे सफ़र की खौफनाक तरीन रात थी। समंदर से उभरती लहरों में सर से लेके पैरों तक पानी हो चुके थे। उस रात पता चला डॉक्टर टस्कर जैनी महफूज हो चुका है। वो हर हर चीख रहा था, मेरे लिए चाय ले आओ। उसके हाथ में चाकू भी था। जहाज़ के स्टोर कीपर पर हमला करके उसके कपड़े भी चीर दिए थे। मैंने बहुत मुश्किल से उसे चाकू छीन लिया था। तीसरे दिन हमारी आंखें बेरी जहाज़ हवाई जहाज़ की तलाश में थी जो हमें बचा सकें। दूसरे दिन शाम को डॉक्टर की हालत भी ख़राब हो चुकी थी। उसका पानी का राशन दुगना किया गया। रात के आखिरी पहर था। वो मेरे ऊपर आ गिरा। साफ जाहिर था वो मर चुका था। मैं खामोश रहा। दिन हुआ, मैंने चीफ ऑफिसर से बात की। हम दोनों ने डॉक्टर का लाश कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में ले आए। चीफ ऑफिसर को बाइबल की एक दुआ याद थी। उसने वो पढ़ी और हमने निम आँखों से लाश को समंदर के हवाले किया। इस पहली मौत पे हम सब बहुत उदास थे। सोचने लगे अब पता नहीं किसका नंबर आएगा। सूरज ऊपर आया। मैं बॉब के पास गया जिसने मुझे धीरे से कहा, एंगस तुम्हारा क्या ख्याल है, बचने का कोई चांस है? मैंने उसको कहा, बॉब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूर हमें कोई जहाज़ मिल जाएगा, हम बच जाएंगे। बॉब की 1 साल पहले शादी हुई थी। वो अपनी बीवी और 3 महीनों की छोटी बेटी के लिए फ़िक्रमंद था। उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी थी, बैठ नहीं सकता था। वह बहुत देर तक अपनी बीवी बेटी की बात करता रहता था। हिंदुस्तानी फ़ौजी सारे मुसलमान थे, बड़ी डिसिप्लिन के साथ खड़े होकर नमाज अदा करते थे।
दिन रात दुआएं दुरूद पढ़ते थे। एक बड़ी दाढ़ी वाले फौजी जब परसोज आवाज़ में तिलावत कुरान करता था तो हम गैर मुस्लिम पर भी एक कैफियत तारी हो जाती थी। उसका जब हाल पूछते थे तो सूखे हुए होंठों से मुस्कुराकर फ़कत प्यास की बात करता था। छठे दिन सुबह 3 फ़ौजियों का मौत हो गया। बड़े दाढ़ी वाले फ़ौजी ने इनकी जनाज़े नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद तीनों को समंदर की बेरहम लहरों के हवाले किया गया। यूरोपी लोगों की ज़हनी हालत ख़राब होने लगी और एक एक होते इस दुनिया के कैद से आज़ाद होने लगे। इस वीडियो का एंड आप मीर टीवी की दूसरी वीडियो में देख सकेंगे। उम्मीद है मीर टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया।